हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू व्हाइट बोर्ड फार्मा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बी फार्मेसी का एक और नया सब्जेक्ट जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी 1, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP104T। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसे अब पीसीआई ने कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया है, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी 1। ओके, और देख लेते हैं हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर करने हैं। सबसे पहले हमें इस वीडियो में कवर करना है, इस सब्जेक्ट में कवर करना है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, cellular and tissue level of organization, definition, scope of anatomy, physiology and pathophysiology, level of structural organization, body system, basic life process and homeostasis। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इस फर्स्ट यूनिट के कुछ इतने ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सेलुलर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, स्कोप और डेफिनेशन समझेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की और पैथोफिजियोलॉजी की, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी समझेंगे, बॉडी सिस्टम, और ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। ओके, तो बिना लेट किए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। ओके, तो व्हाइट बोर्ड अपीयर हो चुका है। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। जो हमारा पहला ये यूनिट है, इसमें हमें ह्यूमन बॉडी के ही इंट्रोडक्शन को कवर करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, वेट 1 मिनट। ओके, anatomy is defined as the study of the structure of an organism and relationships to its part। किसी भी ऑर्गेनिज्म, को ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट, एनिमल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्चुअली में स्ट्रक्चर की ही स्टडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। सो सिंपली हम समझ सकते हैं एनाटॉमी मींस द स्ट्रक्चरल स्टडी। ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, डोंट माइंड द फिगर। एक्चुअली में ये फिगर किडनी का है और आप लोग ये फिगर पढ़े भी होंगे, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी मैंने लेबलिंग की हुई है, लाइक ये वेन्स है, ये आर्टरी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है और ये यूरेटर है। हम एक एक स्ट्रक्चर को वन बाय वन देख पा रहे हैं, उसके नेमिंग को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ओके, तो हम अगर ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दैट मीन्स हम इसकी एनाटॉमी का स्टडी कर रहे हैं। ओके, और अगर किसी भी बॉडी ऑर्गन के किसी भी पार्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी पार्ट का स्टडी, स्ट्रक्चर का स्टडी हमारे हमारे लिए एनाटॉमी कहलाता है। ओके, फिजियोलॉजी क्या कहलाता है। फिजियोलॉजी इज द फंक्शन। ओके, फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट ट्रीट्स द फंक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और उसके पार्ट्स की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर ये पढ़ लिए कि ये वेन्स है, ये आर्टरी है, ये किडनी है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है और ये यूरिनरी ब्लैडर, ये अगर हम ऐसे देख लिए तो हमें एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू मिल गया। बट एक्चुअली में इन सभी पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, तो एक्चुअली में किडनी कैसे वर्क कर रही है, क्या मैकेनिज्म है पीछे कि ये हमारी ब्लड को फिल्टर कर देती है, ठीक है, इस फंक्शन का स्टडी ही फिजियोलॉजी कहलाता है। So simply, anatomy is the study of the structure of any part or any organism, and physiology is the study of any function of living organism or its part। किसी भी living organism के function का study physiology कहलाता है और इसके structure का study anatomy कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि anatomy और physiology में क्या difference है। ओके, चलिए स्कोप की बात कर लेते हैं और फिर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की भी बात करेंगे अभी। सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। तो स्कोप्स आर फॉलो। पहला है टू नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमें सिर्फ अपने सिलेबस में ह्यूमन बॉडी को ही कवर करना है, तो ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्ट्रक्चर से स्टडी से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर है और उन स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन है। लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर हर्ट है तो हर्ट क्या फंक्शन, क्या रोल परफॉर्म करता है, ये हमें इस स्टडी से पता चल जाएगा। ओके, और सेकंड पॉइंट गिवन है एज अ फाउंडेशन टू एडवांस साइंटिफिक स्टडी। हमें एडवांस साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी ये हेल्प करेगा। अगर हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी कर लेंगे तो हम लोग एडवांस साइंटिफिक स्टडीज भी कर सकते हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गन के ऊपर अगर हमें कोई रिसर्च या कुछ ऐसा करना हो तो हम वो भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिसीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है,
पैथोलॉजिकल चेंजेस और डिसीज की स्टडी में पैथोफिजियोलॉजी पे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? पैथो मींस होता है डिसीज। ओके, पैथो वर्ड मींस डिसीज। ओके, और फिजियोलॉजी मींस मैकेनिज्म। और अभी आप लोगों ने फिजियोलॉजी का मतलब भी समझा, दैट इज फंक्शन। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी दैट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ डिसीजेस। ओके, इट इज द स्टडी it is the study that deals with the mechanism of diseases। कोई भी डिसीज किस रीजन से फैलती है, आइदर वो रीजन हमारी बॉडी में होने वाला कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर कोई बाहर से अटैकिंग पैथोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी रीजन से जो वो डिसीज फैलती है, उसी रीजन की स्टडी को, उसके मैकेनिज्म को हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी वही होता है। तो हम इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्टडी से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी डिसीज कैसे हो रही है और उसमें कौन कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द टेक्निक ऑफ डायग्नोसिस, और अगर हमने किसी भी डिसीज का पता लगा लिया तो हम उसके डायग्नोसिस टेक्निक का भी पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से हम डायग्नोस करें उस डिसीज को, किस तरह से ट्रीटमेंट करें उस डिसीज का। ओके, दैट मेंटेन्स द फेवरेबल ऑफ नॉर्मल हेल्थ। ओके, हमें नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्टडी। कैसे? अगर हमें पता है कि लेट सपोज, अगर हमें पता है कि अगर हम सॉल्ट खाएंगे, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होगा, सोडियम आयन बढ़ेगा और किस पार्ट पे जाके ये हमारे बीपी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जानते होंगे, फिजियोलॉजी जानते होंगे, तो हम एक नॉर्मल वे में अपनी लाइफ जिएंगे और अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, फॉर फैक्टर अफेक्टिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट, हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी फंक्शनल प्रोसेस हो रहे हैं, उस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी हम इसकी स्टडी से जान सकते हैं। और क्या क्या इफेक्ट उस प्रोसेस से, उन फैक्टर से हमारी बॉडी पे पड़ेगा। फॉर मेंटेनिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ, इंडिविजुअल और कम्युनिटी हेल्थ भी से मेंटेन रहेगी। इट आल्सो हाइलाइट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लाइक एनाटॉमी क्या होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी का क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे भी स्टूडेंट्स फोकस कर पाएंगे। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स इन एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी चीज का स्ट्रक्चर पता रहेगा, किसी भी चीज का फंक्शन पता रहेगा, तो हम उससे कुछ नया ट्रीटमेंट डेवलप कर पाएंगे। हम फार्मेसी में न्यू मेडिसिन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, लेकिन हमें पता रहेगा कि वो हमारी मेडिसिन किस तरह से अंदर जाके वर्क करने वाली है, किस ऑर्गन पे किस तरह से वो बाइंड करेगी, क्या उसका मैकेनिज्म रहेगा। ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें अंदर के पूरे स्ट्रक्चर, बॉडी के अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स पता होंगे। ठीक है, इट आल्सो हाईलाइट्स द रिलेवेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या इसेंशियल है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्टडी का, ये भी हम इससे जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज होके एक, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली में वी आर द ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, किस तरह से बना है, किन किन लेवल से होकर वो बना हुआ है, वही हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम है वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला लेवल है केमिकल लेवल। ओके, केमिकल लेवल क्या है? हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे मैटर और एटम से बनी हुई है। आप तो कहोगे कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। ओके, बट हम सेल से भी एक छोटे लेवल की बात कर रहे हैं जो कि है एटम। ठीक है, तो एक्चुअली में इट इज द सिंपलेस्ट लेवल विद इन द स्ट्रक्चरल हायरार्ची। जो स्ट्रक्चरल हायरार्ची है उसमें सबसे छोटा लेवल है जो कि है केमिकल लेवल। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें इंक्लूड होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारी सेल बनाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में सेल भी एटम से बनी हुई है। यहाँ पर मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सेल भी एटम से बनी हुई है। ओके, लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है। ठीक है,
लेट्स सपोज दिस इज एन एग्जांपल, जिसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और एक कंपाउंड बन रहा है जैसे वाटर। ओके, सिमिलरली इसी तरह से हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ठीक है, हमारी सेल में भी छोटे छोटे से ऐसे एटम होंगे, वो एटम्स आपस में ज्वाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल एक्चुअली में एक सेल बनाएगा। ओके, तो इस तरह से वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर भी। तो सबसे पहला लेवल है केमिकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है। इसमें टाइनीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक मैटर और एटम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के सेल बनाने के लिए। ठीक है, अब दूसरे लेवल की बात करते हैं, दैट इज सेलुलर लेवल। ओके, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a cell on cellular levels, it is made up of smallest unit of living matter that is called cell। यहाँ पर आप उस लेवल को जानते हैं कि सेलुलर लेवल क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, और सेल से भी छोटा हमारा केमिकल लेवल होगा। ईच टाइप ऑफ सेल कैरी आउट इट्स ओन सेट ऑफ यूनिक टास्क विद इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की हर एक सेल एक यूनिक वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। लाइक जो फंक्शन मसल सेल का है, मसल सेल का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी का? मूवमेंट कराना। ओके, मूवमेंट कराना। नर्व सेल का क्या है? नर्व सेल का फंक्शन है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना और स्टिमुलस रिसीव करना। ओके, तो बॉडी कंट्रोल करना, मूवमेंट करना, ये हमारे मसल और नर्व सेल का फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स का अपना अपना एक एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन वो सेलुलर लेवल पे परफॉर्म करते हैं, और फिर वो फंक्शन ही हमारे टिश्यू लेवल की ओर असाइन हो जाता है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन एक सेल परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, जो भी फंक्शन एक सेल परफॉर्म कर रही होती है, वही फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, लेट लेट सपोज अगर एक सेल को फूड की नीड है, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म को भी फूड की नीड है। अगर एक सेल को रिस्पायरेशन करना है, तो एक ऑर्गेनिज्म को भी रिस्पायरेशन करना है। अगर एक सेल को डिवाइड होना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होना है, तो एक ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रोडक्शन करना है। मतलब कि जितने भी वर्क एक लाइफ प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वो उससे उसकी छोटी सी सेल करवाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये आप लोग पढ़े होंगे कि सिमिलर सेल्स के ग्रुप को, ये बात ध्यान देंगे कि सिमिलर सेल्स के ही ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जिनका एक कॉमन फंक्शन फंक्शन होता है, वो सारे सेल्स मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 प्राइमरी टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। क्योंकि हम लोग सिलेबस में सिर्फ ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के प्राइमरी टिश्यूज होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है नर्वस टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यही 4 तरह के टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। मेनली 4 तरह के होते हैं। तो ये एक्चुअली में ये 4 टाइप के टिश्यूज जो है, वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं, और ये सारे टिश्यू अपना अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर रखते हैं, अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल, एक टास्क हमारी ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैंने उसको समराइज भी किया है कि सेल और सेल, बट दे आर ऑफ सिमिलर टाइप, दे आर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म अ टिश्यू, वो टिश्यू बनाएंगे। ओके, third is the organ level। An organ is a structure composed of at least two different tissue। जो दो, कम से कम, at least मतलब कम से कम दो different tissue का जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में बना हो, उसे हम लोग एक ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, लाइक हार्ट इज अवर ऑर्गन। यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, ये सभी एक एक ऑर्गन है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को वर्क करवा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। तो छोटे छोटे टिश्यू आपस में, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आपस में कंबाइन होकर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा, जिसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाएंगे, जिसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स का टास्क भी अलग अलग है, और सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक कॉमन पर्पस निभा रहे होते हैं, कॉमन रोल निभा रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आने वाले सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए अपना रोल निभा रहे होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले सारे ऑर्गन्स एक्चुअली में हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करने में अपना रोल निभा रहे होंगे। नर्वस सिस्टम में आने वाले सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन्स का ग्रुप, यानी कि ऑर्गन और ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम डेवलप्ड होता है, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में डेवलप ज्वाइन होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म लेवल हो जाता है। ठीक है, वहां पर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाए, दैट इज ह्यूमन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हायरार्ची में सबसे ऊपर आने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल है।
ठीक है। इट इज द सम ऑफ स्ट्रक्चरल लेवल, सारे स्ट्रक्चरल लेवल जब साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक समरी में भी लिख दिया है इसको कि एटम्स आपस में ज्वाइन होंगे, सेल बनेगा, दैट इज सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के बाद आएगा सेल, आपस में कंबाइन होंगे तो टिश्यू, और टिश्यू जब आपस में कंबाइन होंगे तो बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम एक एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये एक समरी में मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बॉडी सिस्टम्स की। बॉडी सिस्टम्स क्या क्या होते हैं? तो बॉडी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं वो एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स और टिश्यू एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब ये बॉडी में हमारे एक रोल परफॉर्म करते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कह रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअली में बॉडी सिस्टम के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी वर्क कर रही है। तो मैंने इसमें सबसे पहला लिखा है, सबसे पहला मैंने इसमें लिखा है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? Respiratory system helps in breathing. It supplies the oxygen to the body and removes the carbon dioxide. ये आप लोग पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रीदिंग में, सांस लेने में हमारी मदद करता है, जिससे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी इस सिस्टम से पूरी हो जाती है बॉडी में। सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में। इसमें कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? लाइक लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ ऑर्गन होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे? तो इसमें यूरेटर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, जो अभी आपको फिगर मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है, ये किस लिए वर्क करता है? रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में ये ऑर्गन सिस्टम हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी सिस्टम है हमारा, फोर्थ नंबर इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, ये ऑर्गन्स का बना होता है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, इन सभी और हार्मोन्स, इन सभी चीजों के ट्रांसपोर्ट में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है? इंडोक्राइन सिस्टम में एक्चुअली में हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन्स किस तरह से हमारी बॉडी के को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हार्मोन किस में प्रोड्यूस होते हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में जिनको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और इसीलिए इस सिस्टम का नाम इंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, तो इन ग्लैंड से, लाइक पिट्यूटरी इसमें मास्टर ग्लैंड है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड होती है, और उसी से सारे हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उसके फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। ठीक है, हमारे ग्रोथ में, हमारे मूड में, हमारे मेटाबॉलिज्म में हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये पूरा इंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी जो स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करती है, किसी भी बाहरी सेंसेशन पे रिएक्शन जो हमारी बॉडी दिखाती है, वो हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं। थिंक, फील एंड मूवमेंट, ये सारा कुछ फंक्शन हमारी नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बॉडी सिस्टम है। तो ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ, और नेक्स्ट है सेवंथ, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम क्या है? जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करे, रिस्पॉन्सिबल हो मूवमेंट के। इसमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जैसे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये कुछ मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी बोन के साथ मिलकर हमारी बॉडी के मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, और आई थिंक ये 8th नंबर है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का एक्चुअली में फ्रेमवर्क जो है ये यही प्रोवाइड करता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स और कार्टिलेजेस मिलकर हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज द अनदर बॉडी सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में। रिप्रोडक्शन एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, और ह्यूमंस की बात करें तो मेल में स्पर्म एक ऐसा गैमेट है, और फीमेल एक ऐसा गैमेट है जो आपस में मिलते हैं, और उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर एक नए ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्स हार्मोन्स और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे स्किन, हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स का बना होता है। ठीक है, इसमें बॉडी में जितने भी आउटर कवरिंग है, हमारी बॉडी की जितनी भी आउटर कवरिंग है वो इंटेग्यूमेंट में आ जाती है। ये एक्चुअली में बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना और टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी मदद करता है ये सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है इम्यून सिस्टम। ये आई थिंक 10th था और ये 11th है। तो नेक्स्ट और लास्ट सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जो कि मेनली कंपोज होता है व्हाइट ब्लड सेल, ओके, एंटीबॉडीज और लिम्फेटिक वेसल्स का, लिम्फ नोड्स का। ठीक है, इसमें स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये सारी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो है डिफेंस का। ये हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन, पैथोजन मतलब कोई भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया, एनीथिंग जो हमें अटैक करने वाला है, उससे हमारी रक्षा करता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। तो ये सारे बॉडी के जो सिस्टम है हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए इसेंशियल है, और इन्हीं को हम लोग बॉडी सिस्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में हमें ये बताता है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन जो है नॉन लिविंग है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर लिविंग होगा तो हम उसे ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और नॉन लिविंग होगा तो उसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग बोल सकते हैं। बट लिविंग और नॉन लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस हमें डिस्टिंग्विश कराते हैं। ठीक है, all the living organisms have a certain characteristics that distinguish from non-living forms। नॉन-लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें डिस्टिंग्विश करा रहा है, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। ये कुछ 5 और 6 हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हम डिस्टिंग्विश करें कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। चलिए एक एक करके इन सारे प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम लोग कैटाबॉलिज्म, सॉरी यहाँ कार्बोहाइड्रेशन लिखा है, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को साथ में मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को साथ में मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बट ये मेटाबॉलिज्म होता है क्या है? हमारी बॉडी में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरे होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कोई लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है, इस रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और अगर एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो अगर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन हम बॉडी के अंदर स्टडी करते हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है और स्मॉलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में भी हेल्प करता है ये रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? हमें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसे हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। अगर कोई लिविंग मैटर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो रिस्पॉन्स जरूर करेगा किसी भी स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, लाइक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होती है हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट करती है और इन चेंजेस के प्रति सेंसेशन करके हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल बनाती है। इसी को रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें बताता है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मूवमेंट हो रही होगी। अब तो आप कहोगे सर पेड़ तो मूव करते नहीं है, प्लांट्स तो मूव करते नहीं है, तो वो मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। तो प्लांट तो लिविंग है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मूवमेंट में बात एक्चुअली में लोकोमोशन की नहीं हो रही है, यहाँ पर मूवमेंट जो है वो बॉडी के अंदर होने वाली मूवमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑन द सेलुलर लेवल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारे सेलुलर लेवल पे मॉलिक्यूल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्लांट भले ही मूव ना करते हो, बट प्लांट में वाटर का मूवमेंट होता है, प्लांट में फूड का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट को भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। तो ये एक ऐसे कैरेक्टर हो गया, मूवमेंट भी हमारा एक ऐसा कैरेक्टर हो गया जो डिस्टिंग्विश करेगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। नेक्स्ट इज ग्रोथ।
अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ का कैरेक्टर होगा, वो ऑलवेज अपने साइज को या अपने नंबर को इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, अब ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होता रहे थ्रो आइदर थ्रो ऑन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, चाहे वो नंबर ऑफ सेल से इंक्रीज हो जाए और या तो साइज, सेल की साइज इंक्रीज करके वो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल सेल का साइज इंक्रीज हो रहा हो या सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हो तो ओवरऑल उस इंडिविजुअल का ग्रोथ ही हो रहा होता है। ठीक है, और ग्रोथ ज्यादा कब होगा, जब एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो स्लो होगा किसके कंपैरिजन में, कैटाबॉलिज्म के थ्रू में। ठीक है, अगर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस फास्ट होगा और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस स्लो होगा तो वहां पर ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय व्हिच एन अनस्पेशलाइज्ड सेल चेंजेस इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। जब कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में बदल जाती है तो उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब भी कोई न्यू सेल हमारी बॉडी में फॉर्म होती है तो उस सेल को उसे फंक्शन नहीं असाइन होता है, और जब वो फॉर्म सेल पूरी तरह से एक फॉर्म बना लेती है, अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है, तब हमारी बॉडी उसे एक फंक्शन असाइन करती है और इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के मसल सेल्स को पता है कि उसे मूवमेंट कराना है, हार्ट के कार्डियक टिश्यू को पता है कि उसे हार्ट को पंप करना है, ब्रेन के टिश्यू को पता है जो नर्वस सेल से बना है उसे पता है कि उसे कंट्रोल और सेंसेशन पे रिएक्ट करना है। तो इस तरह का एक स्पेशलाइज्ड टास्क है जो सेल के डेवलपमेंट के बाद, उसके बनने के बाद उसे असाइन किया जाता है, जो कि है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, तो इसी को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति अपनी बॉडी में स्टेबिलिटी, बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होमियोस्टेसिस कहलाता है। होमियो मींस होता है सेम, होमियो मींस होता है सेम, और स्टेसिस मतलब होता है कंडीशन। ओके, सेम कंडीशन बनाए रखना ही होमियोस्टेसिस होता है, सेम कंडीशन को डेवलप करना ही होमियोस्टेसिस होता है। यहाँ पर लिखा है होमियोस्टेसिस रिफर्स टू स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द सेल और बॉडीज। किसी भी सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर सेम कंडीशन मेंटेन रखना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम रेदर देन द कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग स्टेट। हमारी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल टेम्परेचर और ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, बट इन सभी के प्रति हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है जिसे हम लोग होमियोस्टेसिस कहते हैं। ओके, मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हमें काफी ज्यादा गर्मी लग रही हो तो हमारी बॉडी स्वेट सीक्रेट करने लगती है, हमें बहुत ज्यादा पसीना होने लगता है, जिससे हमारी बॉडी जो है तुरंत एक वाटर की लेयर सीक्रेट करे जिससे हमारा टेम्परेचर जो है डाउन हो जाए। ओके, और अगर हमें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होती है तो हमारी गूजबम्स आ जाते हैं, हमें हमारी बॉडी में शीवरिंग होने लगती है, जिससे हमारी बॉडी जो है मसल मूवमेंट और एक एक्स्ट्रा हेयर की लेयर बना के हमारी बॉडी को गर्म रखना चाहती है। तो ये दोनों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो होमियोस्टेसिस क्या है, इसी सेम कंडीशन को मेंटेन करते किए रखना ही होमियोस्टेसिस है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करती है, टेम्परेचर, पीएच, कांस्टेंट फंक्शनिंग और रेगुलेशन ऑफ सेंसेस, ये सब कुछ मेंटेन करती है हमारी बॉडी। स्टेबिलिटी बात करें तो मेंटेन्स द रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टेबिलिटी किसे कहेंगे, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज होने के बावजूद भी इंटरनल कंडीशन को सेम बनाए रखना, कांस्टेंट बनाए रखना ही स्टेबिलिटी कहलाता है। डायनामिक नॉट फिक्स्ड स्टेट, डायनामिक किसे कहेंगे, जो फिक्स्ड स्टेट नहीं हो उसे डायनामिक स्टेट कहेंगे। और हमारी बॉडी जो है कॉन्टिन्यूअस एडजस्ट करती रहती है डायनामिक स्टेट के प्रति। रेगुलेशन, ये हमारी निगेटिव फीडबैक सेंसर इफेक्टर्स, जो भी हमारी बॉडी है वो रेगुलेट करती रहती है हमारी बॉडी के अलग अलग मैकेनिज्म को। ठीक है, वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या वो सेंसर हो, सेंस हो या फिर कोई भी ऐसा इफेक्ट हो, उसे रेगुलेट करना भी हमारी बॉडी का एक क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, चौथा हमारा इसेंशियल, क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये होमियोस्टेसिस बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं, लाइक ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल क्या है, जब अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में लो होगा तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, और हाई शुगर लेवल हमारी बॉडी के होमियोस्टेसिस को बिगाड़ रहा होगा, उसी के इंटर्न में ग्लूकागॉन सीक्रेट हो जाएगा जिससे शुगर लेवल लो होने लगेगा। ठीक है,
सिमिलरली बॉडी टेम्परेचर, अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया, अगर स्वेटिंग हो रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, कूल होगा, और अगर हमें सीवरिंग हो रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होगा। ठीक है। बफर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है जो पीएच और बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है। वाटर बैलेंस, किडनी जो है हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करती है, वाटर को एक सही मात्रा में बॉडी के अंदर बनाए रखती है। ठीक है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं, और आई होप इस वीडियो लेक्चर में हमने होम्योस्टैसिस तक जो कवर किया आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स। और इस वीडियो के नोट्स में इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।